हेलो एवरीवन, विजन क्यू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना ध्यान भी रख रहे होंगे। तो आज का ये जो सीरीज़ है ये हमारी प्रीवियस सीरीज़ के ही कंटिन्यूएशंस में आएगा। तो जो हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था वो सब हमने डिस्कशन की थी। आज भी कुछ वैसा ही टॉपिक ले रही हूँ, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी से रिलेटेड, और उसके अलावा भी नॉट ओनली द आरआरबी एनटीपीसी, अपार्ट फ्रॉम दैट एसएससी सीजीएल का भी कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कशन कर रही हूँ। तो मैं ये होप रखती हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चंस को अपने आप से खुद से एक बार ट्राई करिएगा और प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा। इससे आपका रिविजन्स में भी बहुत हेल्प होगा। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। वेरी इजी क्वेश्चन कि सेकेंड लार्जेस्ट सोलर सिस्टम में सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सी है वो पूछ रहे हैं। यूरेनियस, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर बात करें द लार्जेस्ट की अगर बात करें तो वो होगा आपका क्या? लार्जेस्ट होगा जुपिटर। और अगर हम बात करें कि सेकेंड लार्जेस्ट तो वो क्या होगा? सैटर्न होगा। तो यहाँ पे साइज ऑफ द प्लैनेट इन ऑर्डर ऑफ डायमीटर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट यहाँ पे दिखा दिया गया है। जैसे कि मर्क्यूरी को आप अगर देखें तो मर्क्यूरी ये इसका सबसे स्मॉलेस्ट होगा, और सबसे लार्जेस्ट में जैसे दिखाया गया है जुपिटर, उसके बाद सैटर्न आता है, फिर यूरेनियस, नेपच्यून एंड देन अर्थ, वेनस, मार्स एंड मर्क्यूरी। ये आपका ऑर्डर है। उसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडी कंटेनिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ आइस। जो एक ऐसा सोलर सिस्टम में एक ऐसा बॉडी है जो क्या करते हैं? आइस उसमें है, या तो फिर आइस से ज़्यादा वो बने हुए हैं। तो उसमें ये ऑप्शंस में है मीटियोर्स, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स एंड क्वासर। उसमें से राइट आंसर क्या होगा? जो आइस से रिलेटेड है या तो फिर आइस से बने हुए हैं वो आपका होता है कॉमेट्स। अगर हम कॉमेट्स की बात करें तो ये कैसा है? दिखने में कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, दिखने में कुछ ऐसा है। और कॉमेट्स आर फ्रोजन लेफ्ट ओवर फ्रॉम द फॉर्मेशंस ऑफ द सोलर सिस्टम कंपोज्ड ऑफ डस्ट, रॉक एंड आइसेस। तो ये सभी कुछ जैसे कि डस्ट, रॉक और आइसेस इन्हीं सबों से बना हुआ है। पर इसका स्पेशलिटी ये है कि ये जो कॉमेट होगा ये आइस से ज़्यादा कवर अप होगा, आइस से ज़्यादा बने हुए हैं। तो नेक्स्ट हम अगर बात करें मेटेरियोज की तो ये भी जैसे कि फॉर्मेशंस ऑफ ये पूरा का पूरा सोलर सिस्टम जब फॉर्म हुआ था उसी टाइम में ये भी कुछ डेवलप हो गया था। उसका ये भी स्पेस रॉक्स है दैट रेंज इन साइज फ्रॉम द डस्ट ग्रेन्स टू स्मॉल एस्टेरॉइड। जैसे कि बहुत स्मॉल पार्टिकल से बहुत ज़्यादा बड़ा वाला रॉक साइज का ये होता है। और उसके अलावा when materials enters the earth atmosphere or that of the another planet at high speed and burn up and they are called meteors। So क्या होता है कि जैसे कि ये आप देख रहे हो इस डायग्राम में, यहाँ पे दिखा रहा है कि जैसे अर्थ की एटमॉस्फेयर में अगर ये मटेरियल्स वगैरह आके कॉलिजन्स कर गई तो क्या होता है? बर्न आउट हो जाता है। इसका रीज़न ये है कि हमारे अर्थ में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन के प्रभाव में आके ये क्या हो जाता है? ऐसे बर्न हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जो एस्टेरॉइड्स है, ये एस्टेरॉइड्स कुछ दिखने में ऐसा रॉक जैसा ही है, जैसे आप पत्थर देखते हो वैसे, जैसे हम लोग जैसे कि रिवर की साइड में पत्थर देखते हैं ना, वैसे ही काइंड ऑफ है। और उसके अलावा ये क्या है? ये माइनर, इसको बोला जाता है माइनर प्लैनेट्स भी बोला जाता है। आर रॉकी एयरलेस लेफ्ट ओवर फ्रॉम द अर्ली फॉर्मेशंस ऑफ आवर सोलर सिस्टम। इसमें एयर का कोई, एटमॉस्फेयर का कोई यहाँ पे नहीं मिला जाता। और उसके अलावा भी ये क्या बोल रहा है कि मोस्ट एस्टेरॉइड्स कैन बी फाउंड ऑर्बिटिंग द सन बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। जो मार्स है और जुपिटर है उन दोनों के बीच में, सपोज ये मान के चलो मार्स है, ये जुपिटर है, तो इनके जो ऑर्बिट होगा ऐसे राउंड करके एक बेल्ट जैसे बने हुए हैं। बेल्ट इन द सेंस हाइपोथेटिकली हम बेल्ट ले रहे हैं, जैसे कि ऐसे एस्टेरॉइड्स भरे हुए हैं इस लाइन में, तो इसको बोला जाता है एस्टेरॉइड बेल्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट इज योर
Quasar is a rare and extremely luminous astronomical object फाउंड इन द सेंटर ऑफ सम गैलेक्सी। यहाँ पे जैसे ये इमेज आप लोगों ने बहुत बार देखी होगी, कहीं कहीं पे हमने वॉलपेपर भी बचपन में रखे हुआ होगा, जबकि हमने ना लैपटॉप में जैसे रख लेते हैं, तो ये वाला पिक्चर आप लोगों ने देखा होगा। तो इसमें जो ये एकदम से सेंटर में जो है उसी को हम क्या बोलते हैं, क्वासर बोलते हैं। बहुत ज़्यादा ये इसका लुमिनिसिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब इसका जो मतलब हीटिंग कैपेसिटी अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो लाइट एमिट करते हैं, लुमिनियस मतलब लाइट एमिट करना, वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वासर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच अमॉन्ग द फॉलोइंग कैन नॉट बी इंक्लूडेड अमॉन्ग ग्रीन हाउस गैसेस। इसमें से कौन से ग्रीन हाउस गैसेस में नहीं लिया जाता है, कंसिडर नहीं किया जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, देन फॉस्फीन। बहुतों को पता होगा इसका राइट आंसर क्या होगा, फॉस्फीन होगा, जिसको हम क्या नहीं करते हैं, कंसीडर नहीं करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस में। मीथेन की अगर बात करें, मीथेन CH4 जो है ये बहुत ही ज़्यादा इसका ग्लोबल मतलब ये बहुत ही हानिकारक ग्रीन हाउस गैस इसे बोला जाता है, क्योंकि इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। ये बहुत ईजीली क्या कर सकता है, जो हमारी जैसे कि सनलाइट आते हैं ना, सनलाइट को ये ट्रैप इजीली कर लेते हैं, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, बहुत ज़्यादा हार्मिंग पोटेंशियल होने वाला एक ग्रीन हाउस गैसेस भी बोला जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कार्बन डाइऑक्साइड का तो कंटेंट बहुत ज़्यादा है ही, क्योंकि हम जानते हैं कि फॉसिल फ्यूल जो भी व्हीकल्स में यूज़ होते हैं उसमें से बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होता है। उसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशंस के थ्रू क्या हो गया, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड्स की एमिशंस बढ़ चुके हैं। तो अभी इसलिए क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा शिफ्ट कर रहे हैं अपनी एनर्जी सोर्सेज को इन सब सोर्सेज से किसी ग्रीन सोर्सेज में, जैसे कि सोलर एनर्जी में कन्वर्ट होना, हमारी जो व्हीकल है उन सबों में ग्रीन हाउस ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड जैसे एमिट होता है, उसको रिड्यूस करने के लिए अभी क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रिफिकेशंस कर रहा है, ताकि इन सबों का एमिशंस कम हो जाए, राइट। सो यही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमॉन्ग द पेयर्स ऑफ रिवर्स गिवन बिलो व्हिच फ्लो इन द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे बोला गया है कौन सी साउथ इंडिया से फ्लो होता है। अगर रिवर सिस्टम की बात करें, थोड़ा सा मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको बता देती हूँ कि जैसे मान लो ये हमारी इंडिया है, इस इंडिया में जैसे ब्रह्मपुत्र रिवर इस डायरेक्शंस में ऐसे फ्लो करता है, गंगा ऐसे फ्लो करता है ना, गंगा ब्रह्मपुत्र ये हमारा नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट में ये लाई करता है, सिचुएटेड है। बट अगर हम बात करें साउथ इंडिया में, तो यहाँ पे स्टार्ट होते हैं गोदावरी से, ठीक है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। गोदावरी के ऊपर क्या है, महानदी, ठीक है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, ये इसका सीक्वेंस है। अगर नर्मदा एंड तापी की बात करें तो ये अगर हम महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी बोले तो ये सब क्या है, ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, मतलब ये जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाते हैं। पर हम नर्मदा एंड तापी की बात करें तो ये वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन को देखें तो साउदर्न पार्ट में कौन सी है, ये हम अगर देखें तो ऑफकोर्स साउदर्न पार्ट में क्या हो जाएगा आपका, क्या पूछा गया है, कौन सा गिवन बिलो व्हिच फ्लो इन द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र जहाँ पे है ये तो नहीं होगा, है ना। देन आपका कृष्णा के साथ गंगा दिया गया है, तो गंगा तो नॉर्दर्न पार्ट में है, तो ये भी नहीं होगा। अगर हम बात करें नर्मदा एंड तापी का, तो ये क्या होता है, नर्मदा एंड तापी सेंट्रल इंडिया में, थोड़ा सा सेंट्रल इंडिया में लाई करने वाला एक रिवर सिस्टम माना जाता है। तो रिमेनिंग हो गया हमारा कावेरी एंड गोदावरी, यही दोनों है जो साउदर्न पार्ट में लोकेटेड होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अर्बनाइजेशन। ये थोड़ा सा ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन भी है और जनरल नॉलेज टाइप का क्वेश्चन भी है, जैसे कि क्विज टाइप का क्वेश्चन भी माना जाता है। जैसे अर्बनाइजेशन एंड अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया रेज सिवियर एनवायरमेंटल कंसर्न बट नॉट वन अमॉन्ग द फॉलोइंग। कौन सा यहाँ पे नहीं करता है
अर्बनाइजेशंस की वजह से कौन सा नहीं हो रहा है, ये बोला गया है। यहाँ पे बोला गया है डिफॉरेस्टेशंस, सॉइल डिग्रेडेशन, डिप्लेशंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इरेटिक मॉनसून। ठीक है, यहाँ पे कौन सा नहीं है वो पूछा गया है। मतलब क्वेश्चन को अगर देखें तो अर्बनाइजेशंस होना मतलब जैसे कि रूरल, मतलब हमारे यहाँ में इंडिया में क्या है, बहुत ज़्यादा परसेंटेज ऑफ पीपल, ऑलमोस्ट 65% लोग कहाँ रहते हैं, विलेज एरिया में रहते हैं। तो अभी क्या हुआ है, धीरे धीरे विलेज से लोग क्या माइग्रेट करने लगे हैं, कहाँ पे, हमारे जो अर्बन एरिया है वहाँ पे। तो उस वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आई है, नॉर्मली हम अगर देखें नंबर 1 प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे डिफॉरेस्टेशंस, मतलब डिफॉरेस्टेशन हुआ है। कोई कोई जगह में अर्बन एरिया ऐसा था जहाँ पे कुछ फॉरेस्ट एरिया वगैरह भी था, वो क्या हुआ है अभी ख़त्म कर दिया गया है। तो ये तो नहीं होगा आंसर। अगर हम देखें तो आपका ये डिप्लेशंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, ये ऑफ कोर्स जहाँ पे वेटलैंड्स वगैरह था या वहाँ पे आके लोगों ने हैबिटेट्स करना मतलब स्टार्ट किए हुए हैं। तो इसके वजह से क्या हुआ है, नेचुरल रिसोर्सेज का भी डिग्रेडेशंस हुआ है। तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे पूछा गया है कौन सा नहीं है ना, इरेटिक मॉनसून, ऑफ कोर्स जहाँ पे आप मतलब ट्रीज को काट रहे हो, जहाँ से आप नेचुरल रिसोर्सेज को कम्प्लीटली ख़त्म कर रहे हो, उस वजह से क्या हुआ है, मॉनसून में इफ़ेक्ट हो रहा है। तो ये भी आपका नहीं होगा। सॉइल डिग्रेडेशंस की बात करें तो ये डायरेक्टली रिलेटेड अर्बनाइजेशन से नहीं है। सॉइल डिग्रेडेशंस क्या होता है, डिफॉरेस्टेशंस की वजह से होता है। नॉर्मली डिफॉरेस्टेशंस करके उस जगह को अगर खाली रख दिया जाए तो वहाँ से सॉइल डिग्रेड होता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, अर्बनाइजेशंस करने के बाद एक जगह से अगर फॉरेस्ट को मतलब हटा दिया गया है तो उस जगह में क्या कर देगा, लोग अपना घर बनाएगा, कंक्रीट सेटअप लगा देगा, जो हमारा सीमेंट सैंड से बना हुआ मतलब ये सब रूफ वगैरह ये सब लगा देगा। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, तो वो एरिया का सॉइल डिग्रेडेशन टू अर्बनाइजेशन से नॉर्मली देखा नहीं जाता है, डायरेक्टली इफेक्ट नहीं है। तो ये आपका राइट आंसर होगा, सॉइल डिग्रेडेशन। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। The next question is, where in China is the Forbidden City located? ये थोड़ा सा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। फॉरबिडन सिटी किसको बोला जाता है, गुइलिन, बेजिंग, संघाई, ग्वांझो। तो इसमें से राइट आंसर क्या है, फॉरबिडन सिटी आपका बोला जाता है बेजिंग को। ठीक है, नेक्स्ट इज, this is created by collisions of convergent plate boundaries। तो यहाँ पे मैं एक बात बोल देती हूँ, ये थोड़ा सा कोर ज्योग्राफी वाला क्वेश्चन है। कोर ज्योग्राफी मतलब थियोरी वाला ज्योग्राफी जो है उसका क्वेश्चन है, बट ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आई थिंक 2021 का ये क्वेश्चन रहा है एसएससी सीजीएल में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है जो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है तो उससे क्या क्रिएट होता है। ठीक है, तो एक थियोरी है, मैं इस थियोरी को एक बार बोल देती हूँ आप लोगों को। उस थियोरी का नाम है प्लेट टेक्टोनिक थियोरी। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक थियोरी। उस प्लेट टेक्टोनिक थियोरी में क्या है कि आपका पूरा का पूरा जो अर्थ सरफेस है इसको कुछ कुछ मेजर एंड माइनर प्लेट्स में डिवाइड किया गया। पूरा अर्थ सरफेस को क्या किया गया है, कुछ मेजर एंड माइनर प्लेट्स में डिवाइड किया गया। प्लेट्स डजंट मीन कि ये सिर्फ कॉन्टिनेंट को इंडिकेट कर रहा है। प्लेट ऑल्सो इंडिकेट ओशनिक एरिया, मतलब पानी रहने वाला एरिया को भी प्लेट से कवर किया गया है, मतलब ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है। अभी देखो ये जो मेजर एंड माइनर प्लेट्स है इसका क्या है, इसका कुछ बॉर्डर लाइन है। जैसे कि मैं मान लेती हूँ कि ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है। कभी कभी क्या होता है कि ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द मेंटल जो है आपका लावा के मूवमेंट के वजह से ये प्लेट दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे से सेपरेट हो जाएगा। ऐसे सिचुएशंस में उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्री। डाइवर्जेंट बाउंड्री, ठीक है, डाइवर्जेंट बाउंड्री। और कभी कभी प्लेट क्या हो जाता है, एक दूसरे के पास आ जाता है। जैसे ये दोनों प्लेट क्या हुआ है, एक पॉइंट पे मिलने के लिए आ गया है, मतलब एक दूसरे के सेम डायरेक्शंस में मूव कर रहा है। उस सिचुएशंस में उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री। ठीक है, कन्वर्जेंट
कन्वर्जेंट बाउंड्री। अभी देखो बात ऐसी है कि ये जो कन्वर्जेंट बाउंड्री है, जब दो प्लेट ऐसे कोलिजन्स करेगा, उस वजह से क्या होता है, कभी कभी दोनों प्लेटों की जो सरफेस है वो ऐसे ऊपर उठ जाते हैं। लाइक इन केस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, जब हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ हिमालय में भी दो प्लेट था, एक था यूरेशियन प्लेट, ठीक है, एक यूरेशियन था और एक था इंडियन प्लेट, ठीक है, दोनों एक दूसरे से कन्वर्ज हो गई, मतलब कोलिजन्स हो गए। उसके वजह से क्या हो गया, यहाँ पे क्रिएट हो गया हमारा हिमालय, मतलब एक माउंटेन रेंज क्रिएट हो गया। सो हमारा ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है कि कोलिजन्स ऑफ कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, इसके वजह से क्या क्रिएट होता है। तो नॉर्मली देखा जाता है इसके वजह से माउंटेन बिल्डिंग होता है, जैसे कि हिमालय के केस में हुआ है। आप जब डिटेल में पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ पाओगे इस बात को। तो ये क्या है, रिलेटेड टू कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, कंप्लीटली रिलेटेड टू, मतलब क्रिएट दिस माउंटेन बिल्डिंग, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following articles of the Constitution of India provides for the creation of GST Council? तो ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है और ये इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, आपको इसको याद ही रखना होगा। जीएसटी की बात करें अगर, इसका ऑप्शन हम देखेंगे, उसके पहले हम देखते हैं कि जीएसटी एक्चुअली क्या है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज ए वैल्यू एडेड टैक्स, ये एक क्या है, वैल्यू एडेड टैक्स इसको बोला गया है। वैल्यू एडिशंस करना मतलब क्या, मतलब हर इसकी रॉ मटेरियल से कुछ ऐसा मटेरियल बना देना जिसके वजह से उसका प्राइस बढ़ गया है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी तो आपको थोड़ा इजी रहेगा। जैसे कि व्हीट है, गेहूँ जो है, व्हीट से हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, लेट्स कंसिडर मैदा प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उससे मैदा प्रोड्यूस करते हैं और उससे क्या प्रोड्यूस करते हैं, मैदा से क्या प्रोड्यूस करते हैं, लेट्स कंसिडर ब्रेड, बिस्किट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इस कंडीशंस में क्या हुआ, व्हीट रॉ मटेरियल था, उसके बाद व्हीट से हमने मैदा प्रोड्यूस किया, तो ये जो प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है उसमें थोड़ा सा हमने क्या कर दिया, मतलब उसमें थोड़ा सा खर्चा करके हमने इसमें वैल्यू एडिशन कर दिया, ठीक है, ये मैदा बन गई। अभी ये मैदा से बिस्किट बनाने में थोड़ा सा और वैल्यू एडिशन कर दिया, जिसके वजह से आप देखोगे व्हीट का प्राइस जितना होगा, मैदा का, रॉ व्हीट का दाम जितना होगा, मैदा का थोड़ा सा उससे ज़्यादा होता है, और जो मैदा होगा उससे बिस्किट का प्राइस थोड़ा ज़्यादा है इक्विवेलेंट क्वांटिटी में। तो यही इसी को बोला जाता है आपका वैल्यू एडिशन, ठीक है। ये जो जीएसटी है ये एक वैल्यू एडेड टैक्स है, ठीक है, ऐसे बोला गया है, मतलब चीज़ों का दाम जैसे उसका वैल्यू एडिशन के बाद जो उसमें टैक्स लगता है उसको ये जीएसटी में कंसीडर किया जाता है। द जीएसटी इज पेड बाय द कंज्यूमर बट इट इज रेमिटेड टू द गवर्नमेंट बाय द बिजनेस सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल कि आपने एक बिस्किट पैकेट खरीदा, उस बिस्किट का प्राइस लिखा हुआ है 20 रुपीज़, ठीक है, पर उसमें 2 रुपीज़ क्या है, लेट्स कंसीडर, मैं एग्जाम्पल ही बोल रही हूँ, मैं नहीं बोल रही हूँ कि एकदम करेक्ट होगा, पर लेट्स से कंसीडर कि 20 रुपीज़ का एक बिस्किट है, 2 रुपीज़ उसमें लिखा तो नहीं गया है कि जीएसटी है, पर वो 2 रुपीज़ उसने कंसीडर कर लिया कि उसमें उसके अंदर 18 रुपीज़ का बिस्किट है और वो जो 2 रुपीज़ है वो क्या है, जीएसटी है। तो वो हमसे लिया जाता है। हम जब 20 रुपये का बिस्कुट खरीदते हैं तो इस बिस्किट पैकेट में हम वो 2 रुपीज़ भी इंक्लूड कर देते हैं, और वो जब सेलर जाके होलसेलर मार्केट में जहाँ से उसने खरीदा था उसको देगा तो वो उसको भी वो टैक्स पे करना होगा। फिर होलसेलर बाद में साथ में जाके क्या करता है, गवर्नमेंट को पे करता है। दिस इज हाउ इट वर्क। सो इट इज़ काइंड ऑफ एन इनडायरेक्ट टैक्स। सो जीएसटी को इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं क्योंकि अगर बात करें जीएसटी का, तो जीएसटी में क्या होता है कि डायरेक्टली एक, मतलब जैसे हम इनकम टैक्स में देखते हैं कि जिसने इनकम किया उसी ने टैक्स पे कर दी ऑफिस में जाके, मतलब इनकम टैक्स ऑफिस में जाके, राइट। बट दिस इज नॉट इन द केस ऑफ जीएसटी। सो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, जीएसटी को इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। अगर बात करें इसका स्टार्टिंग कब हुआ था, पहले तो ये जीएसटी नहीं था, पर 2016 में इसको एक बिल के थ्रू अमेंड करके, मतलब
101 अमेंडमेंट जो है उसमें ये इंट्रोड्यूस किया गया। और उसके अलावा अगर हम बात करें जीएसटी काउंसिल जो पूरा का पूरा जीएसटी सिस्टम को देखता है, उसका आर्टिकल नंबर कितना है 279A। इसका चेयरमैन होता है आपका यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, एज ऑफ नाउ निर्मला सीतारमन जी है। और ये हो गया ये फाइनेंस मिनिस्टर। उसके अलावा मिनिस्टर्स नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज इट मेंबर्स, जो हमारे जैसे कि हर एक स्टेट से कोई भी एक स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी एक जो भी मिनिस्टर होगा उसको नॉमिनेट करके भेजा जाएगा जीएसटी काउंसिल में, वो लोग वहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा हर एक स्टेट को, है ना। तो ये है पूरा का पूरा कहानी। तो अभी यहाँ पे पूछा गया था कि कौन सी आर्टिकल, तो इसका आंसर क्या होगा 279A, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी जो है इसका कौन सा फीचर नहीं है, ये पूछा गया है। फूड सिक्योरिटी मतलब हमको खाना मिल जाए, अच्छा खाना मिल जाए, कम दाम में मिल जाए, है ना, तो इजीली अवेलेबल हो जाए, और क्या हो, सभी के लिए एक्सेसिबल हो। तो इसी बात में अगर देखा जाए तो हमने क्या बोला कि अफोर्डेबिलिटी, कि ऐसा प्राइस हो जो सभी के लिए अफोर्डेबल हो, है ना। सेकंड हमने क्या बोला, अवेलेबिलिटी, हर एक इंसान के लिए अवेलेबल हो, इतना ज़्यादा मतलब वो जो खाने का चीज़ है ऐसा मतलब रेयर नहीं हो कि हाँ एक जगह में मिलता है दूसरी जगह में नहीं मिलता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। और उसके अलावा क्या होगा, एक्सेसिबिलिटी, कोई भी इसे एक्सेस कर सकता है, गरीब हो अमीर हो डजेंट मैटर, किसी के लिए भी ये एक्सेसिबल है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ फूड सिक्योरिटी, का फीचर नहीं है वो पूछा गया है। तो अफोर्डेबिलिटी ऑफकोर्स इसका आंसर होगा। उसके अलावा जो अवेलेबिलिटी है, यस ये भी आंसर होगा। एक्सेसिबिलिटी, यस करेक्ट। सो एक्सेप्टेबिलिटी ये जो है ये फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड नहीं है। आप एक्सेप्ट करो ना करो डजेंट मैटर, फूड सिक्योरिटी के लिए जो खाना आएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक बात बोलती हूँ, एक स्कीम है टारगेटेड पीडीएस सिस्टम, TPDS सिस्टम, जिसके अंदर क्या किया जाता है, कम प्राइस में जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं उन लोगों को क्या दिया जाता है, फूड प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि राइस का दाम जितना है उससे बहुत कम करके 3 रुपीज़ पर केजी, ऐसे करके गांव के विलेज के जो भी पोर लोग हैं या तो फिर अर्बन एरिया में भी जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं उन लोगों को दिया जाता है। उस केस में अगर आप देखो तो वो जो गरीब लोग हैं जिसको वो फूड सिक्योरिटी बेनिफिट मिल रहा है गवर्नमेंट से, तो वो ये नहीं बोल सकता कि मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूँगी, ये मेरे लायक खाना नहीं है, ऐसा कोई वो बोल नहीं सकता। तो ये जो एक्सेप्टेबिलिटी वाला टर्मिनोलॉजी है ये इसमें नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन हैज़ द हाइस्ट ऑल्टीट्यूड। इसमें से कौन सा एरिया है, लोकेशन है जिसमें मतलब हाइस्ट ऑल्टीट्यूड, सबसे हाइस्ट मतलब ऊंचे वाले एरिया कौन सी है, ये भी पूछा गया है प्रीवियसली। कोलकाता, मुरादाबाद, पटना, रानीखेत। तो इसमें से राइट आंसर होगा आपका रानीखेत, ठीक है। रानीखेत क्या है, रानीखेत इज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ क्वीन। द उपाद गोल्फ कोर्स इन रानीखेत इज वन ऑफ द एशियाज हाईएस्ट गोल्फ कोर्स। तो यहाँ से भी इस जो ये वाला जो हमारा फैक्ट है ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो एशिया का हाईएस्ट गोल्फ कोर्स है वो रानीखेत में है, सिटिंग एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 6132 मीटर। सो उससे ही हमको पता चलता है कि रानीखेत का हाइट क्या होगा, बहुत ज़्यादा है। तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन, कहाँ पे, ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये पूछा गया है। हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर। सो इसमें से राइट आंसर क्या होगा आपका, उत्तराखंड होगा इसका राइट आंसर। अगर बात करें हमारा सबसे टॉलेस्ट जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम प्रोजेक्ट है वो है टेहरी डैम, है ना। ये सब भी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके याद करके जाना है। ऑल्दो एसएससी की एग्ज़ाम में ऐसे कॉमन सवाल तो नहीं पूछते हैं, क्योंकि टेहरी डैम के बारे में ही पूछा जाए या तो फिर
भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट जो है, ये सब बहुत कॉमन वाला टॉपिक हो जाता है, जो आजकल की एसएससी की एग्ज़ाम में थोड़ा सा कम पूछते हैं। ये जो थोड़ा सा अनकॉमन सा टॉपिक है, ये सब ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टॉप्ड द सेकेंड एडिशंस ऑफ इंडियन इनोवेशन इंडेक्स रिलीज बाय नीति आयोग इन जनवरी 2024। कि यहाँ पे पूछा गया है जो इंडियन इनोवेशन इंडेक्स है, जो रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, नीति आयोग पब्लिश करता है। कब पब्लिश किया था? जनवरी 2024 में। इसके हिसाब से कौन सा आपका यहाँ का स्टेट रैंक 1 में है, ये पूछा है। अभी अगर बात करें इनोवेशन इंडेक्स का, तो ये देखते हैं कि जैसे कि न्यू टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कर लो किसी भी सेक्टर में, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ द कंप्यूटर आईटी सेक्टर, बट इन एनी टर्म्स इनोवेशन कितना है, कितना लोग मतलब न्यू चीज़ें डेवलप कर रहे हैं, उसके हिसाब से स्टेट्स को रैंक दिया जाता है। तो इसमें से आपका जो टॉप में है वो है कर्नाटक। कर्नाटक क्या है? इनोवेशन इंडेक्स में नंबर 1 रैंक में है, तो याद रखना ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन इज SHG promotes thrift in small proportions by a minimum contributions from each member of the group. What does H stand for in the SHG? तो ये जो SHG है, इसमें H क्या रिप्रेजेंट करते हैं? अभी अगर SHG के बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप, है ना, इसका नाम ये है। तो ये क्या करता है? बहुत स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल कम टुगेदर टू फॉर्म ए स्मॉल बिजनेस इन द सेंस कभी पिकल बना लिया, है ना, कभी कोई और हैंडीक्राफ्ट की कोई चीज़ बना कर ली। तो ये सब जो स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल नॉर्मली विलेज एरिया में देखा जाता है, तो और वुमेन के बीच ज़्यादा देखा जाता है ये सब। तो वो लोग साथ में आते हैं, अपना खुद का पैसा थोड़ा थोड़ा करके मिला के उसको दे के थोड़ा क्या करता है, उसके ऊपर अपना जो भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो स्मॉल लेवल में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये एच जो है इसका अपार्ट फ्रॉम दैट, ये तो मैंने बिजनेस की बात बोली, अपार्ट फ्रॉम दैट सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑल्सो डू सम अदर वर्क एज वेल। जैसे कि आपको जो विलेज एरिया में लड़कियों की एडुकेशंस के लिए जो एक अवेयरनेस क्रिएट करना, है ना, प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या क्या आपको सिक्योरिटी मेजरमेंट्स लेने में, जैसे कि मतलब क्या क्या करना है, क्या क्या डूज एंड डोंट्स, ये सब बोलना, ये सब काम भी सेल्फ हेल्प ग्रुप कभी कभी कर लेते हैं। जब उसको क्या होता है, गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशंस में आते हैं, गवर्नमेंट की एजेंट्स उसको बोलते हैं कि ये करो, तो वो लोग ये सब काम भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं। तो सेल्फ हेल्प ये क्या होगा, SHG की एच का इंडिकेशंस है, किससे? हेल्थ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज अंसार लेक लोकेटेड? अंसार लेक जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? मेघालय, असम, जम्मू एंड कश्मीर, बिहार। इसमें से क्या होगा? राइट आंसर आपका जम्मू एंड कश्मीर होगा। तो ये अंसार लेक, जैसे कि आपको पूरी की पूरी इंडिया के जो जितने भी लेक्स वगैरह है इसको अच्छे से याद रखना है। और लेक में भी बात अगर करें तो कॉमन सिल्का लेक के बारे में, संभार लेक के बारे में थोड़ा कम ही पूछेगा। रीज़न भी ये कंसीडर किया जाता है बहुत ही कॉमन वाला टॉपिक, है ना, तो आपको डिटेल में थोड़ा सा देखना पड़ेगा। टाइप में पड़ता है इकोलॉजिकल, कल्चरल, स्पेसीज, जेनेटिक। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा? इकोलॉजी से रिलेटेड है, डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट एंड कोरल रीफ्स, ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज ऑफ 2024 व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? में कौन सी परमानेंट मेंबर है ये पूछा गया है। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा? चाइना इसका परमानेंट मेंबर है। अपार्ट फ्रॉम देन और 5 मेंबर कंट्री है, मतलब चाइना से इंक्लूड करके टोटल 5 कंट्री है जो यूनाइटेड जो नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल है, मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का एक जो ब्रांच है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो ओवरऑल सिक्योरिटी की ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड सिक्योरिटी के ऊपर काम करता है। तो उससे उसके परमानेंट मेंबर जिसका वोटिंग पावर वगैरह होता है, तो उसमें से क्या क्या होगा? चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड
USA, ठीक है, ये सब आपका होगा। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग इज द करंट CEO ऑफ द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एंड आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसका करंट CEO कौन है वो पूछा गया है। तो करंट CEO इनमें से होगा दीप्ति गौर मुखर्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर कॉपर माइन, कॉपर माइन के लिए कौन सा प्लेस आपका फेमस है वो पूछा गया है। तो इसमें से राइट आंसर इज योर खेत्री, खेत्री कहाँ पे है, राजस्थान में ये लोकेटेड है। In which of the following years was the planning commissions of India set up, प्लानिंग कमीशंस कब सेटअप किया गया था, इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा, 1950 में सेटअप किया गया था। अगर बात करें फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग कमीशन की, फर्स्ट का कितना था 1951 से 1956 तक था, सेकंड का क्या था 56 से 61 तक था, ऐसा था, ठीक है। ये सब आप लोगों को ऐसे करके याद रखना है। अप टू 12 5 ईयर प्लानिंग कमीशन तक चला था और 12 5 ईयर प्लानिंग कमीशंस को बीच में ही उसको एबोलिश कर दिया गया और उसके बाद नीति आयोग का स्टार्ट हुआ है ना। तो वो अप टू 2015 तक चल रहा था, उसके बाद हमारा नया जो एक प्लानिंग करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन आ गई, वो आ गई नीति आयोग, है ना। तो ये हो गई बात। नेक्स्ट इज बाघमोरा पिक्चर प्लान सेंचुरी इज लोकेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, कहाँ पे है ये। तो इसके बाद अगर करें हम तो ये मेघालय में है। और ये जो प्लान सेंचुरी बोल रहा है, प्लान सेंचुरी क्या है, इज ए प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ द लैंड वेयर स्पेसिफिक प्लांट स्पेसीज आर प्रिजर्व प्रोटेक्टेड एंड मैनेज। प्लांट स्पेसीज को क्या किया जाता है, मैनेज और प्रिजर्व किया जाता है। तो आप लोगों ने बर्ड सेंचुरी का नाम सुना होगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम सुना होगा, ये स्पेसिफिक टू प्लांट सेंचुरी है, ठीक है। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाउन सिटी ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, वेस्ट कोस्ट में कौन सा सिटी नहीं पड़ता है वो पूछा गया है। सूरत, गोपालपुर, करवार, मंगलोर। तो ये तो सूरत तो है ही, करवार एंड मंगलोर भी है, ये गोपालपुर जो है ये इसका राइट आंसर होगा कि ये यहाँ पे नहीं है, आपका वेस्ट कोस्ट में नहीं है। वेस्ट कोस्ट की बात करें तो यहाँ पे वेस्ट कोस्ट रन ऑफ कच्छ से स्टार्ट होता है, फिर होता है काठियावाड़, फिर एक होता है कंकन कोच, ठीक है, कंकन कोच में आ जाता है पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटक, है ना। और उसके बाद आता है मालाबार कोच जो केरला को कवर करते हैं, फिर आता है कोरोमंडल कोच जो तमिलनाडु एंड सर्टेन पोर्शन ऑफ आंध्र प्रदेश को कवर करता है। आंध्रा कोस्ट भी बोला जाता है, एक जो आंध्र प्रदेश को कवर करते हैं। उसके अलावा नर्दर्न सर्कस जो है, नर्दर्न सर्कस आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा को कवर करते हैं, पार्ट ऑफ उड़ीसा एंड पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। देन उत्कल कोस्ट जो है वो कंप्लीटली उड़ीसा को कवर करते हैं, है ना। तो ये हो गई। नेक्स्ट है गुरुद्वार पातलपुरी साहिब इज लोकेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, बैंक ऑफ द रिवर। तो कौन सी रिवर के पास ये है, जो पातलपुर साहिब है ये आपकी हो जाएगी सुतलेज के बैंक पे। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज एम्ड एट हेल्पिंग एक्सेलरेटेड द अपटेक ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज। ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस से रिलेटेड कौन सा स्कीम है, तो इससे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा PM वानी स्कीम जो है, ये आपका ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने की एक नया वो किया गया है, ताकि क्या हो सके जो जनरल नॉर्मल हमारा लोग है सभी को वाईफाई फैसिलिटी मिले इन द पब्लिक प्लेसेस, ठीक है। नेक्स्ट इज द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इज द फूड असिस्टेंट ब्रांच ऑफ द यूनाइटेड नेशन, वेयर इज द हेडक्वार्टर। इसका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का ऐसे इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और उसके हेडक्वार्टर को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इन सबों को आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो WFP जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, रोम में। अगर बात करें रोम की, तो रोम में क्या होता है, फूड से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ये जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है वो सब होता है, ठीक है। जैसे कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO करके एक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वो भी उसका हेडक्वार्टर भी रोम में है। फिर उसके बाद द अराकू वैली ए टूरिस्ट रिजॉर्ट इज लोकेटेड नियर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया की कौन सी प्लेस की
नियरेस्ट ये अराकू वैली है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विशाखापत्तनम इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रूइंस ऑफ द एंशिएंट सिटी ऑफ हम्पी कैपिटल ऑफ विजयनगरा इज लोकेटेड इन व्हिच प्रेजेंट डे इंडियन स्टेट। तो इसमें से क्या होगा, बिहार, तेलंगाना, हरियाणा, कर्नाटक। तो हम्पी, डायरेक्टली हम्पी को याद ही रखना, कर्नाटका है ये इसका राइट आंसर। फिर उसके बाद which of the following institute fixes the repo rate and the reverse repo in India। इंडिया में रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो कौन इसको हैंडल करता है। तो आपने अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में सुना होगा तो आपको बिल्कुल भी ये क्वेश्चन का, और अगर एक पॉलिसी के बारे में पता होगा, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी करके उसे बोलते हैं, अगर मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में आपने पढ़ा हो तो डेफिनेटली ये आंसर करना आ जाएगा आपको। रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो दोनों मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड है। ये गवर्नमेंट का मतलब आरबीआई एंड गवर्नमेंट टुगेदर कम टुगेदर टू रेगुलेट द मनी सप्लाई इन द मार्केट। और इस रेगुलेशंस प्रोसेस में ये सब टर्मिनोलॉजी आते हैं कि ऐसे ऐसे करके रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट ये सब इंस्ट्रूमेंट यूज करके क्या करता है, मनी सप्लाई को रेगुलेट करता है। तो ये कौन करेगा, आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल मीन्स मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स। मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स ये जो है इससे कौन सा फेस्टिवल रिलेटेड है, दिवाली, लाई हरोबा, पोंगल, मकर संक्रांति। तो ये एक मणिपुर की फेस्टिवल लाई हरोबा से रिलेटेड है। मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड ये जो है ये लाई हरोबा फेस्टिवल, ये एक मणिपुर का ट्राइबल फेस्टिवल है। मैती एक्चुअली नॉट ए ट्राइबल फेस्टिवल, एक्चुअली मैती कम्युनिटी इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो एज ऑफ नाउ मैती कम्युनिटी नहीं है एक ट्राइबल कम्युनिटी, तो हम बोल सकते हैं कि ये एक फेस्टिवल है किसका, मैती कम्युनिटी का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द माधवपुर मेला सेलिब्रेटेड। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, माधवपुर मेला, बिकॉज यहाँ पे ये जो माधवपुर मेला है वो एक्चुअली सेलिब्रेट कहाँ किया जाता है, गुजरात में किया जाता है। ये रिलेटेड टू आपका कृष्णा एंड रुक्मिणी का मैरिज से रिलेटेड एक फेस्टिवल है। मतलब ये जो माधवपुर एरिया है वहाँ पे ये सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे बोला जाता है लॉर्ड कृष्णा एंड रुक्मिणी जर्नी विच स्टार्ट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू गुजरात, ठीक है। सो ये जो रुक्मिणी को लाया गया था अरुणाचल प्रदेश की एरिया से, तो ये जो मिलन है इसको सेलिब्रेट करने के लिए ये माधवपुर फेस्टिवल गुजरात में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आसामीज ट्रेडिशंस के लोग, नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेडिशंस, ऑल द अदर मणिपुर एंड अरुणाचल प्रदेश के लोग ऐसे सब जाते हैं और ये फेस्टिवल साथ में सेलिब्रेट किया जाता है। बोरा केव्स आर सिचुएटेड ऑन द ईस्ट कोस्टल ऑफ इंडिया इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स। इसमें से कौन से हिल्स के पास में ये सिचुएटेड है। तो इसका राइट आंसर होगा अनंतगिरी हिल के पास ये बोरा केव्स लोकेटेड है। ये आंध्र प्रदेश में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हिच स्टेट has the Khadi and Village Industries Commissions opened the first steel processing plant। स्टील प्रोसेसिंग को हम नॉर्मली कैसे मानते हैं कि ये एक मैनुअली किया गया एक काम है, मतलब प्रोडक्शंस जो उससे कपड़े बनते हैं वो भी मैनुअली ही करते हैं, है ना। पर यहाँ पे ये एक प्रोसेसिंग प्लांट बनाया गया है, तो वो कहाँ पे बनाया गया है फर्स्ट ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका गुजरात होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लूसीफर इज अनदर नेम फॉर द प्लेनेट। किस प्लेनेट का नाम लूसीफर है, मार्स, वेनस, जुपिटर, सैटर्न। इसमें से कौन से किसका नाम होगा, वेनस का नाम लूसीफर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज द लार्जेस्ट सिटी इन श्रीलंका। श्रीलंका में से लार्जेस्ट सिटी कौन सा होगा, कोलंबो, नेगोम्बो, जफना, कैंडी। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कोलंबो इज द राइट आंसर। सो आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत काम, आप लोगों के एग्जाम के लिए काम आएगा। सो नेक्स्ट हम और रिलेटेड, इससे रिलेटेड, जीके से रिलेटेड और साइंस एंड टेक से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए यहीं पे रखते हैं, धन्यवाद।